अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि 2024 में अभी तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ स्टैटिक हम देख लेते हैं, जैसे कि कैपिटल होती है कुआलालंपुर, करेंसी है मलेशियन रिंगिट और प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। अब चलो, मैं आपको 2024 में जितनी भी एक्सरसाइज है वो रिवाइज कराऊंगा। आपको ये याद होंगी तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। और डेली अगर आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हैं तो आपको ये जरूर याद होंगी, क्योंकि जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है इसी तरह से स्टार्टिंग से मैं आपको सारे पॉइंट्स रिवाइज करवाता हूँ। तो देखो, साल की पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी डेजर्ट साइक्लोन नाम से। ये एक्सरसाइज भारत और यूएई के बीच में हुई थी राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत और जापान के तट रक्षक बलों के बीच में हुई थी चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज, ये पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे क्योंकि पहली बार इसका आयोजन हुआ भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। साइक्लोन एक्सरसाइज, इस बार ये इसका दूसरा संस्करण हुआ, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ। ये कहाँ पे? इजिप्ट में ही। खंजर एक्सरसाइज का 11वां संस्करण हुआ अभी भारत और किर्गिस्तान के बीच में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन अभी नाटो ने किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस यूएई के बीच में हुआ, ये अरब सागर के ऊपर। पहली बार अभी सदा तनसीक नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में। कहाँ पे? राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन अभी इंडियन एयरफोर्स ने किया। कहाँ पे? पोखरण राजस्थान में। और मिलान एक्सरसाइज का आयोजन भारतीय नौसेना ने किया। लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। और अभी दोस्ती एक्सरसाइज का 16वां संस्करण हुआ था, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ था। कहाँ पे? मालदीव में। तो देखो, अभी 2024 के केवल 2 ही महीने समाप्त हुए हैं, जनवरी और फरवरी। हम तीसरा चल रहा है हमारा मार्च, और इसमें आप देखोगे इतनी सारी एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं। अब आप देख लो आगे वाले महीने में और भी कई सारी एक्सरसाइज हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो इसीलिए आप नोटिस करोगे जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है मैं आपको जनवरी से स्टार्ट करता हूँ। मतलब यूं मान लो मैं पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल का आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। और ये केवल इसी क्वेश्चन में नहीं है, इस तरह का हर क्वेश्चन, चाहे अपॉइंटमेंट आ जाएगा, चाहे अवार्ड आ जाएगा, चाहे सबमिट्स आ जाएंगी, हर पॉइंट में, हर क्वेश्चन में मैं आपको रिविजन कराता हुआ चलता हूँ, ताकि पीछे के जो इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो संबंधित प्रश्न होंगे वो भी आप साथ के साथ याद रखो। यही इस सेशन की खासियत है, यही हमारे चैनल की खासियत है। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी पहली बार यूईएफए वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब किस देश ने जीता? तो आंसर होगा स्पेन ने। तो यूईएफए वुमेन्स नेशन फुटबॉल लीग 2023-24 ये इसका पहला संस्करण है, पहली बार ये हुआ है, तो ध्यान में रखना। कहाँ पे हुआ? स्पेन में हुआ। और फाइनल भी स्पेन और फ्रांस के बीच में हुआ। इसको स्पेन ने जीता, उपविजेता फ्रांस रहा। यूईएफए का मतलब हो गया यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अच्छा, ये तो महिलाओं का संस्करण है जो पहली बार हुआ ये वाला। इसमें पुरुषों का जो मैच था जो 2023 में हुआ था, जिसे आप कहोगे यूईएफए मेंस नेशंस फुटबॉल लीग, वो नीदरलैंड में हुआ था और उसको भी स्पेन ने ही जीता था। वहां पे उन्होंने क्रोएशिया को हराया था। तो महिलाओं वाला पहली बार हुआ अभी, उसको स्पेन ने जीता। और पिछली बार जो पुरुषों का हुआ था उसको भी स्पेन ने ही जीता था। तो आपके लिए याद रखना आसान रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक नाम मैं आपको बताऊंगा, स्पेन की वुमेन फुटबॉल टीम की एक प्लेयर है, एटाना बोनमार्टे इनका नाम है। आपने जरूर सुना होगा इनका नाम, क्योंकि अभी 2023 के लिए बेस्ट फीफा वुमेन फुटबॉल प्लेयर इनको चुना गया था। और 2023 में महिलाओं का बैलन डी'ओर पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। अच्छा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछले 1 साल में फुटबॉल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ना, वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि आपको याद होगा, अभी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता था मैरी इयरप्स ने, इंग्लैंड की गोलकीपर है। बीबीसी मतलब हो गया ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसके अभी हेड भी बने थे भारतीय मूल के समीर शाह। और यहीं पे बेस्ट टीम ऑफ द ईयर चुना गया था मैनचेस्टर सिटी को। अभी 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 जो कि सऊदी अरब में हुआ था, इसको भी मैनचेस्टर सिटी ने ही जीता था। वहीं बैलन डी'ओर पुरस्कार की बात करेंगे तो पुरुषों में जीता था लियोनेल मेसी ने और महिलाओं में एटाना बोनमार्टी ने। और 2023 में फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप जो कि इंडोनेशिया में हुए थे, उसको जर्मनी ने जीता फ्रांस को हरा करके। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का जो 22वां संस्करण था, जो कतर में हुआ था, जिसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था लाइव, इसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। और उसमें गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट अवार्ड मिला था फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को, और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को।
अब 2026 वाले ये कहाँ पे होंगे फीफा वर्ल्ड कप? 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में। बाकी 2023 का फीफा महिला विश्व कप जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसका मैस्कॉट तजूनी था। उसको स्पेन ने जीता था, इंग्लैंड को हराया था। 2023 में जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ वो अर्जेंटीना में हुआ। उसको किसने जीता? उरुग्वे ने जीता, इटली को हराया था। और इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप ये भुवनेश्वर में हुए थे, इसको भारत ने जीता था, लेबनान को हराया था। उसके अलावा 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी, इसको कर्नाटक ने जीता था, मेघालय को हराया था। और 108 डूरंड कप, पहले तो यही याद रख लेना कि डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और इसका जो खेला गया था, कहाँ पे खेला गया था इसको? कोलकाता में। इसको मोहन बागान ने जीता था, ईस्ट बंगाल को हराया था। बाकी देखो फीफा की बात करते हैं, फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है ये। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और फुटबॉल से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, सबका संबंध फुटबॉल से है। अच्छा, एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चापचार कुट महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मिजोरम में। तो अभी 1 मार्च 2024 को मिजोरम में ये चापचार कुट महोत्सव मनाया गया। तो मिजो जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। चापचार कुट को वसंत उत्सव की तरह ही मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर झूम की खेती के पूरे होने के बाद मनाया जाता है। झूम खेती, जिसे स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर के रूप में भी जाना जाता है। क्या होती है झूम खेती? वैसे तो आप सब जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने, फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होता है, जंगल में बीच में कुछ हिस्सों में पेड़ों को काट दिया जाता है, जो भी अन्य वनस्पतियां होती है उन्हें काट करके उनको जला दिया जाता है। और फिर जो बीच में भूमि बस्ती है जो कि साफ कर दी गई होती है पेड़ों को काट करके, वहां पे वो खेती करते हैं। फिर कुछ समय तक वहीं पे खेती करते रहते हैं, खेती करते रहते हैं, फिर वापस आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहीं और हिस्से को पेड़ों को काटते हैं, वहां पे जगह बनाते हैं, फिर वहां खेती करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसको स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। तो अभी तो हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न था चापचार कुट महोत्सव से, इसका उत्तर क्या हो गया? मिजोरम हो गया। मिजोरम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट महोत्सव हमने और मनाया था। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट मिजोरम का यही है, चापचार कुट महोत्सव, लेकिन एक और है एंथूरियम महोत्सव, ये भी मिजोरम का है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट महोत्सव मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा जो अभी हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़े हैं, लेकिन उससे पहले मिजोरम की बात कर लेते हैं। देखो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है। अभी नए मुख्यमंत्री बने थे, आपको याद होंगे कौन? लाल दुहोमा। और गवर्नर है हरिबाबू कंभमपति। यहाँ पे आपको मरलेन नेशनल पार्क मिल जाएगा। चलो कुछ उत्सव महोत्सव में आपको रिवाइज कराता हूँ जो अभी करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे। तो अगर हम बात करते हैं लोसांग फेस्टिवल की, ये सिक्किम में मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल ये गोवा में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव ये समारोह जो हो गया ये ग्वालियर में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है। और गीता महोत्सव की बात करेंगे तो भारत में तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाते ही हैं। और अभी अंतरराष्ट्रीय भी हम इसको मना रहे हैं। तो 2024 में हमने इसको कहाँ पे मनाया? श्रीलंका में मनाया, ये आप जरूर याद रखना। था जल्लीकट्टू फेस्टिवल, आपको पता है तमिलनाडु में इसका आयोजन होता है पोंगल के मौके पर। थाईपुसम त्योहार भी तमिलनाडु में होता है। आदि पेरक्कू त्योहार हो गया, ये सब तमिलनाडु के हैं। वहीं कंबाला, ये कंबाला कहाँ का है? जैसे जल्लीकट्टू में क्या होता है, जो बैल होता है उसको कंट्रोल करना होता है, और कंबाला में क्या होता है, भैंसों की दौड़ होती है। तो ये कर्नाटक का है। मकर विलक्कू उत्सव ये मनाया जाता है केरल में, जहाँ पे सबरीमाला का मंदिर भी लगता है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है ये मंदिर। ऊंट फेस्टिवल की बात करोगे तो ये बीकानेर का है। जबकि मरु फेस्टिवल भी साथ में याद रखो, ये जैसलमेर में मनाया जाता है। और ये सारे उत्सव महोत्सव में आपको वही करवा रहा हूँ जो भी बिल्कुल लेटेस्ट हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्वेलोइंग द सन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। तो लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी कौन है, पहले तो ये जानो। तो ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव है, और केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं हरदीप सिंह पुरी जी, ये उनकी धर्मपत्नी है। और अभी इन्होंने ही ये अपनी पहली बुक लॉन्च की है जिसका नाम है स्वेलोइंग द सन। तो इस बुक में उन्होंने महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत के विषयों पर प्रकाश डाला है, उसके बारे में मतलब इस बुक में लिखा है इन्होंने। अच्छा, ये पहले मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ 10 बुकें भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ऑप्शन में श्रीधरन पिल्लई का नाम आ गया, गोवा के गवर्नर है। अभी इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम से। एस डी मुनी हमने पढ़ा,
डबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम से बुक लिखी इन्होंने। और अश्विन प्रभु स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। अब जैसा कि मैंने कहा कुछ बुक्स मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा, तो देखो जरा। और ये सारी बुक्स ही मैं आपको 2024 वाली ही रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी संस्कृति के आयाम नाम से बुक लिखी थी मनोरम मिश्रा ने। मनोज मुकुंद नरवाड़े, ये हमारे पूर्व आर्मी चीफ है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम से, इंपॉर्टेंट है। जया जेटली ने लिखी है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया नाम। चारू निवेदिता तमिल लेखिका है, कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब नाम से बुक लिखी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था नंदिनी कृष्णन ने। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने लिखी थी फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से बुक, इसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। अरूप कुमार दत्ता असम ब्रेवहार्ट लचित बोरफुकम नाम से बुक लिखी, इसको लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। एक समंदर मेरे अंदर नाम से बुक लिखी थी संजीव जोशी ने। तो ये अभी इतनी ही बुक है जिसका नाम है स्वेलोइंग द सन। तो इस बुक में उन्होंने महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत के विषयों पर प्रकाश डाला है, इसके बारे में मतलब इस बुक में लिखा है इन्होंने। अच्छा, ये पहले मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ 10 बुकें भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ऑप्शन में श्रीधरन पिल्लई का नाम आ गया, गोवा के गवर्नर है। अभी इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम से। एस डी मुनि हमने पढ़ा, डबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम से बुक लिखी इन्होंने। और अश्विन प्रभु स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। अब जैसा कि मैंने कहा कुछ बुक्स मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा, तो देखो जरा। और ये सारी बुक्स ही मैं आपको 2024 वाली ही रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी संस्कृति के आयाम नाम से बुक लिखी थी मनोरम मिश्रा ने। मनोज मुकुंद नरवाड़े, ये हमारे पूर्व आर्मी चीफ है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम से, इंपॉर्टेंट है। जया जेटली ने लिखी है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया नाम। चारू निवेदिता तमिल लेखिका है, कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब नाम से बुक लिखी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था नंदिनी कृष्णन ने। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने लिखी थी फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से बुक, इसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। अरूप कुमार दत्ता असम ब्रेवहार्ट लचित बोरफुकम नाम से बुक लिखी, इसको लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। एक समंदर मेरे अंदर नाम से बुक लिखी थी संजीव जोशी ने। तो ये अभी इतनी ही बुक्स है, इनको ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ लगा तुमको? रानी जेल चली गई है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 3 मार्च को। तो हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। और इस बार की थीम की अगर बात करेंगे तो वो है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट। वैसे थोड़ी बड़ी थीम है, लेकिन आप इतना ध्यान रखो आपका काम हो जाएगा। बाकी देखो, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला था अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आंसर करना आलिया मीर को, कश्मीर की है ये। अभी राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया था, 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। आपको याद होगा अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने पहला वन्य जीव बॉन्ड भी जारी किया था। और ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन देखो, तो अभी तक मार्च में हमने कौन कौन से दिवस मनाए, तो 2 डे मनाए थे, वो भी 1 मार्च को ही। एक तो शून्य भेदभाव दिवस यानी कि 0 डिस्क्रिमिनेशन डे, और एक विश्व समुद्री घास दिवस। ये दोनों 1 मार्च को मनाए थे, तो ये आप ध्यान में रखना। और अब आगे जैसे जैसे डे आते जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज हम पढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं स्टार्टिंग से 1 मार्च से आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा, बार बार इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि ये सारे डेज आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। बस कंटिन्यू आपको बने रहना है क्रिक एग्जाम के साथ, फिर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहीं पे याद करवा दूंगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो आंसर होगा झारखंड में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। और इस प्लांट को बनाने में लागत आई है 9.47 करोड़ रुपीस। तो ध्यान रखना ये सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट कहां पर है, झारखंड में आपको मिलेगा। मोदी जी ने उद्घाटन किया है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब मैं झारखंड के स्टैटिक आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ 2-4 पॉइंट में आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है एग्जाम में। जैसे कि पहला लैब में बना ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो वो यूरिया है।